वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का। हम हिंदी इलेक्टिव का पेपर कर रहे थे, जिसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपका हिंदी इलेक्टिव का जो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, जिसमें हिंदी इलेक्टिव आज हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में जो है हमारा बच गया था, आप सभी को पता होगा अगर आपने पार्ट 1 देखा है, तो आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चंस के आंसर पूरे लिख के देने होंगे, वो बच गया था। बाकी पैटर्न की बात करें, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता है कि पैटर्न क्या है पेपर का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पैटर्न रहेगा। 80 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होता है, 3 घंटे आपके पास होते हैं पूरे पेपर को करने के लिए। पेपर जो है 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, एक तो सेक्शन अ होगा एंड एक होगा सेक्शन ब। यहाँ पे 2 सेक्शन है। सेक्शन जो अ होगा, इसके अंदर आपके 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, जो कि हमने डिस्कस कर लिए थे। एंड जो सेक्शन बी है आपका खंड ब, इसके अंदर 8 क्वेश्चन है। इसके अंदर 6 क्वेश्चन में टोटल जो है 40 एमसीक्यू क्वेश्चन है, और टोटल जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 14 क्वेश्चन हिंदी में आ रहे हैं। एंड यहाँ से आपका जो है खंड अ स्टार्ट हो जाता है, जो कि सबसे पहला आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन रहता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। हम जो डिस्कस करने वाले आज की इस वीडियो में, आपका क्वेश्चन नंबर ही वो 7 से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे खंड ब वर्णनात्मक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे, वो पूछा जाएगा रचनात्मक लेख के ऊपर। आपके 3 टॉपिक दे दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिए हुए समाज में बढ़ती बढ़ती आर्थिक असमानताएं परीक्षा के दिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज पर प्रभाव। तो ये आपको 3 टॉपिक दे दिए गए, किसी एक को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, तो आप समझ सकते हैं। एंड यहाँ पे 120 शब्दों में बोला गया, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है 12 से 15 जो लाइन है एक तरह से लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। एक लाइन में आप 10 वर्ड कम से कम लिख देंगे, तो ये 12 से 15 लाइन में आप इसे कवर कर सकते हैं। बाकी ये जो टॉपिक्स है, आपको बहुत ज्यादा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे समाज में बढ़ती आर्थिक असमानताएं, तो आप बता सकते हैं इसके बारे में कुछ इस तरह से, जैसे मैंने इसको बताया हुआ है। कोई एक पूछा गया है, मैंने भी एक आपको करके दिखाया यहाँ पर। जैसे समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता के ऊपर जो ये लिखना है आपको, तो समाज में बढ़ती आर्थिक असमानताएं सामाजिक सद्भाव और कल्याण के ताने-बाने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पैदा करती है। समाज के अंदर क्या है, आर्थिक असमानता का मतलब क्या है कि गरीब और अमीर के बीच का फर्क क्या है, बहुत ज्यादा हो गया। उसके बारे में आपको लिखना है कि किस तरह दुनिया जो है वो विभिन्न हिस्सों में अमीर और गरीब के बीच जो है बढ़ती खाई एक व्यापक मुद्दा बन गई है। आर्थिक असमानताएं विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, जैसे आय। क्या-क्या कारण है जिससे आर्थिक असमानताएं जो है होती है? तो आय असमानताएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक असमान पहुंच, और आबादी के कुछ वर्गों के लिए सीमित आर्थिक अवसर। तो ये चीजें हैं जिनकी वजह से होता है। आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये टॉपिक जो है आपके चेंज होंगे। जरूरी नहीं है सेम टॉपिक आपको मिले। हाँ, एआई के ऊपर जो है आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सकारात्मक नकारात्मक दोनों पड़ता है, तो आपको दोनों एक्सप्लेन करना है। एंड परीक्षा के दिन इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको लेके दिखा दिया यहाँ पे। एंड कुछ इस तरह से लास्ट में इसका निष्कर्ष भी लिखा गया है कि एक न्याय संगत और टिकाऊ समाज को बढ़ावा देने के लिए बढ़ती जो आर्थिक असमानता है, उसका जो निपटारा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, निपटना महत्वपूर्ण है। मूल कारणों को संबोधित करके और व्यापक नीतियों को लागू करके हम समाज में सभी सदस्यों के लाभ के लिए एक अधिक समावेशी और संतुलित आर्थिक परिदृश्य बनाने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। तो ये कर किया जा सकता है। जो हम जो इनके बीच की खाई है, एक तो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, एक ज़्यादा ही अमीर है, एक बहुत ज़्यादा गरीब है। तो इनकी खाई को कैसे कम किया जा सकता है? तो जो गरीब है, उनके लिए कुछ लेके नीतियाँ लाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, एंड उनको भी क्या है ऊपर उठाया जा सकता है। तो ये आप कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे ये इस टॉपिक को। आगे हम आएँगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये आपके चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कविता में बिंब की भूमिका को स्पष्ट करना है। बिंब मतलब क्या होता है? कोई भी आप कविता पढ़ रहे होते हैं। बिंब मतलब होता है कि आप जो है पढ़ के ही अपने दिमाग में आप जो है सेट कर लेते हो कि ये चल रहा है। ऐसा लगता है आपको कि आप देख रहे हो। तो बिंब की क्या भूमिका रहती है उसमें? तो कविता में बिंब की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह शब्दों के माध्यम से क्या है, इंद्रियों को प्रेरित करती है और मन के भीतर क्या है, चित्र निर्मित करती है। बिंबी जो है क्या है, चित्र निर्मित करती है, यानी चित्र बनाती है हमारे मन के अंदर। इससे क्या है, इससे हमें जो भी कविता लगती है वो कैसी लगती है, जीवंत लगती है, जैसे कि वो सामने हो रही हो हमारे, और पाठकों को अद्भुत जो है
अनुभव प्रदान करती है। उन्हें अनदेखा होने वाली रूपरेखा को साकार बनाने में सफलता प्राप्त होती है। तो बिंब की बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जब कोई भी कविता बनाई जा रही हो, तो उसको भी ध्यान में दिया जाता है। नाटक के विभिन्न तत्वों के बारे में बोला गया है। नाटक के जो है विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालना है, तो समय का बंधन हो गया, शब्द हो गए, तथ्य हो गया, संवाद हो गया एंड यहाँ पे शिल्प हो गया। ये चीजें यहाँ पे बताई गई है कि ये चीजें क्या है, ये आपके जो है नाटक के तत्व है। इसके अंदर अगर समय का बंधन को अगर हम देखें तो नाटक में कथा को समय के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है, जिससे दर्शकों को, जो देखने वाले हैं, उसको अद्भुत अनुभव होता है और कहानी में स्थान का आदान प्रदान होता है। शब्दों के चयन हमें ऐसे करने होते हैं। नाटक में क्या है कि शब्दों का चयन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे पात्रों की भाषा और व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं और दर्शकों को क्या है, रुचिकर बनाए रखते हैं। तो शब्द का हो गया, कथ्य हो गया, यहाँ पे संवाद हो गया यानी आपस में बातचीत जो करते हैं उसके बारे में हो गया, शिल्प हो गया। ये सारी चीजें क्या है, जोड़े रखे, इसमें ये तत्व शामिल होते हैं नाटक में। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। कहानी का हमारे जीवन से क्या संबंध है? इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 8वां एंड इसमें आपको कोई 2 क्वेश्चन ही करने हैं, किसी 2 के आंसर ही देने हैं, लेकिन मैं आपको तीनों के करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एंड तीसरा जो क्वेश्चन है पूछा गया है, कहानी का हमारे जीवन से क्या संबंध है? तो कोई भी कहानी पढ़ते तो किसी न किसी का अनुभव होता है उसके अंदर एंड उसको हम पढ़ते तो उससे क्या होता है कि हमें भी सीख मिलती है, हमें दूसरे के अनुभवों से क्या मिलती है, एक सीख मिलती है, जिससे हम काफी सारी चीजें जो है सीख सकते हैं। कहानियां हमारी कल्पना शक्ति को भी बढ़ाती है, यानी सोचने की शक्ति, हम कल्पना कर पाते हैं वो उसको भी बढ़ाती है। हमें नैतिक मूल्यों और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करती है। इनके माध्यम से हम अपने जीवन में सार्थकता और जो है सांगीतिकता का एहसास करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कहानी से जो हमारे जीवन में क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप लिख सकते हैं। अगर आप भी कोई स्टोरी पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने किसी की स्टोरी पढ़ी है, एक व्यक्ति या हम एक आर्मी के एक ऑफिसर की अगर हम माने, तो उसमें आपको क्या-क्या सीख मिलेगी? आपको मिलेगा कि कैसे जो है कोई अपनी सफलता को पा सकता है, किस तरह मेहनत करना है। ठीक है? तो मतलब आपको मोटिवेशन ही मिलेगा उससे, बहुत सारी चीज़ें आप सीख भी पाएँगे। तो इस स्टोरी से हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, सीखने को भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इस प्रश्न के आंसर जो है आपको 60 शब्दों में लिखने हैं। एंड यहाँ पे जो है ये अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो आपकी किताब है, ठीक है, अभिव्यक्ति माध्यम से पूछा गया क्वेश्चन है एंड इसमें बोला गया है समाचार माध्यम में प्रिंट माध्यम की विशेषता क्या है? तो प्रिंट माध्यम होता क्या है? जैसे आप इसे अभी पेपर को आप देख रहे हैं, जब इसे प्रिंट करके अगर आप फिजिकल फॉर्म में पढ़ेंगे ना हाथ में लेकर, तो ये क्या है, प्रिंट माध्यम है। ऐसी अखबार हो गया, ये भी क्या है, प्रिंट माध्यम का एग्जाम्पल। तो प्रिंट माध्यम की विशेषता क्या क्या है? तो यहाँ पे क्या है, छपे हुए शब्द जो है में स्थायित्व, यानी प्रिंट मीडिया में छपे हुए शब्दों का स्थायित्व होता है, जिससे लोग उन्हें बार-बार पढ़ सकते हैं और उन्हें और संदेश को समझ सकते हैं। यानी क्या है, प्रिंट मीडिया से क्या होता है, आपके पास फिजिकल फॉर्म में है, आप कई बार उसे लेकर पढ़ सकते हैं। पढ़ने और सोचने का पूरा अवसर मिलता है। अगर वो आपके हाथ में ही है, तो आपको क्या है, जितना मर्ज़ी आप उसे पढ़ सकते हो। आपके पास टाइम है बहुत सारा, उससे आप पढ़ सकते हो, सोच सकते हो, जो भी। तो प्रिंट मीडिया में पढ़ने का अवसर सभी को मिलता है और लोग इसे अपने अध्ययन और सोच विचार के लिए समय दे सकते हैं। साक्ष्य के रूप में अगर हम देखें, आज के समय अगर आप देखेंगे, जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो ट्रेंडिंग वीडियोस हो, मतलब जो ट्रेंड चल रहा हो, जैसे वॉर की हो गई या किसी भी, जैसे मान लेते हैं आप क्लास 12th के बच्चे हो, तो इससे पहले जो है आपको पढ़ाया जाता होगा, यूएनओ हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब के बारे में, या कोई भी 1945 हो गया, हमारा देश आजाद हुआ था, जैसे 1947 से का हो गया, ठीक है। तो इन सब का अखबार क्या है, अभी भी आपको मिल जाएगा, यानी क्या है, साक्ष्य के रूप में लंबे समय तक क्या है, इसको रखा जा सकता है। तो क्या है, प्रिंट मीडिया की विशेषताओं में से एक है कि हम इसको सबूत के तौर पर रख सकते हैं, पढ़ते हुए उस पर सोच विचार भी कर सकते हैं। तो ये आप पॉइंट्स इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, प्रिंट माध्यम है, उसकी विशेषता क्या-क्या है, ये आप लिख सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसकी कई सारी हानियाँ भी होती है, ऐसी बात नहीं है, प्रिंट मीडिया से बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। आजकल क्या है, डिजिटल चल रहा है, तो आपको क्या है, फिजिकल ना होकर आपके पास डिजिटल फॉर्म है, जैसे फ़ोन में है आपके पीडीएफ, तो ऐसे फॉर्म में तो इससे फ़ायदा भी है और उसको भी रखा जा सकता है। तो आगे हम अगले क्वेश्चन पे आएँगे, रेडियो समाचार लेखन की भाषा पर प्रकाश डालना। आपने सुना होगा बहुत पहले, आपने तो नहीं, अगर आपसे पहले की पीढ़ी की बात करें, हम आपके पापा सब की बात करें या हमारे भी जो है
पापा मम्मी की बात करें तो उस समय क्या था, रेडियो का बहुत ज्यादा प्रचलन था। उस समय मोबाइल फोन्स इतने हुआ नहीं करते थे। उस समय क्या है, रेडियो पर ही जो है न्यूज आती थी और उसी को हम सुनते थे। उसकी लेखन भाषा पर प्रकाश डालने को कहा गया है। तो वहां पे क्या है, भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो और आम आम बोलचाल की भाषा हो, जिससे क्या हो, जो सुनने वाला हो वो आसानी से चीजों को समझ पाए। एक तो ये होनी चाहिए। सहज बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। रेडियो समाचार लेखन में सहज बोध का प्रयास होता है ताकि जो सुनने वाला है जल्द से जल्द समझ सके और उन्हें अत्यंत संक्षेप में जानकारी मिले। यहाँ पे है मानकीकरण, यानी भाषा में मानकीकरण का प्रयोग होता है ताकि बहुलक्षक सार्थकता से समझ सके और भाषा का सुंदर और गुणवत्ता युक्त उपयोग हो सके। दृश्यात्मक, रेडियो समाचार में दृश्यात्मकता की भाषा का प्रयोग होता है जिससे श्रोता मानो वह स्थिति और घटना को क्या है, खुद देख रहा हो, ऐसा ऐसी चीजों का किया जाता है, ऐसी भाषा का यूज किया जाता है। तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं इसके अंदर। तो रेडियो के बारे में। आगे हम आए क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां पूछा गया है। इनमें से किसी 2 क्वेश्चन के आंसर देने आपको। एंड इसमें पूछा गया है, जहां पहुंच जो है अनजान क्षितिज को मिलता, एक सहारा पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा जिसके अंदर क्या है, बताया जाता है भारत के बारे में। भारत में कोई भी अनजान व्यक्ति भी आता है तो उसको क्या है, सहारा मिल जाता है। वो भी क्या हो जाता है, यहाँ का हो जाता है। क्योंकि भारत के अंदर जो है सभी लोगों को, जो भी टूरिस्ट होते हैं अगर आप देखेंगे, उसका सम्मान हो गया, उनका आदर करना हो गया, उनका प्रेम उनको मिलता है। तो कोई भी आता है, अनजान भी आता है तो उसको भी सहारा मिल जाता है, कहाँ? भारत में। तो ये इसके बारे में कहा गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आएँगे तो यहाँ पे है, माघ के मास में गृहिणी के भावों को अपने शब्दों में लिखना है। किस तरह जो है माघ के महीने में ठंड जो है अत्यधिक होती है, तो उसका जो है हृदय का थर-थर काँपना उसकी आत्मा को अपने प्रियतम से दूर होने का दुःख महसूस कराता है। उसके विरह में अशुभ प्राप्त होना प्रियतम की यादों के साथ भरी रातों को गुजारने का संकेत है। उसके भीगे वस्त्र जो है उसको किस तरह जो है तीर की तरह चुभते हैं, जैसे कि उसकी आँखों से बहते जल। इन भावनाओं के साथ माघ माघ का मौसम उसकी आत्मा को गहरी विरह की अनुभूति करने का सहारा प्रदान करता है। तो ये है माघ के मास में जो है गृहिणी के भावों को अपने शब्दों में लिखना है। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो भरत का आत्म परिताप जो है उनके व्यक्तित्व के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? भरत की बात हुई है तो भरत क्या है? उज्जवल पक्ष का की ओर संकेत करता है। राम को वनवास दिलाने में उनका हाथ ना होना, ठीक है। राम को वनवास से वापस लाने के लिए जो है चित्रकूट जाना, ये जाते हैं। राम को जो है स्वामी एवं स्वयं को जो है वो सेवक मांगते हैं भरत, ठीक है। तो राम का जो है सेवक मानते हैं कौन? जो है भरत अपने आप को क्या मांगते? सेवक। बड़े भाई के प्रति अथाह प्रेम व श्रद्धा थी उनके मन में। एंड वर्तमान समय में ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता सिद्ध करनी है। तो वर्तमान समय में भारत जैसे जो है होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के समय क्या है, धन संपत्ति जीवन का मूलाधार बन गई है। ऐसे समय में भारत जैसे विनम्र, त्यागी और निर्लोभी व्यक्तित्व का समाज में होना क्या है, बहुत अधिक आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बोला गया है, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या के लिए संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कुछ इस तरह से होती है एंड विशेष। तो इसके अंदर अगर हम आए तो ये आपके 2 दिए हुए, ये आप इसे पढ़ सकते हैं। पढ़ना चाहे तो ये तोड़ो तोड़ो आपका जो चैप्टर है उसमें से। एंड एक ये है आपका तुलसीदास भरत राम का प्रेम जो वाला चैप्टर है ये। तो मैंने आपको ये करके दिखाया हुआ है, जो है पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, ठीक है। तो ये आपका ये वाला आप अगर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या देखेंगे, इस तरह से संदर्भ में आपको लिखना है कि कवि कौन है। कवि है तुलसीदास। चैप्टर आपका जो कविता है वो है भरत राम का प्रेम। एंड प्रसंग, इसके बारे में आपको बताना है शॉर्ट में कि इसमें कवि ने राम के वन गमन के बाद भरत की जो है मानसिक दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। वे अपने प्रति राम के अनन्य प्रेम को याद करते हुए अपने हृदय की वेदना को मुखरित करते हैं और राम को वापिस अयोध्या लौटा ले जाने के लिए चित्रकूट आते हैं। जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था उसमें भी था। एंड इसके अंदर व्याख्या दी हुई है, आप व्याख्या में पढ़ सकते हैं। चित्रकूट में आयोजित सभा में राम अपने भाई भरत की प्रशंसा करते हैं तो मुनि वशिष्ठ भरत से भी अपने मन की बात जो है व्यक्त करने का आग्रह करते हैं। यह सुनकर भरत का शरीर जो है रोमांचित हो जाता है और वह सभा में खड़े हो जाते हैं। उनके कमल के समान नयनों से आंसुओं की बाढ़ सी आ जाती है और वे कहते हैं कि मुझे जो भी कहना था वह तो मेरे गुरुजन पहले ही कह चुके हैं। इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ? मैं अपने
स्वामी श्री राम का जो है स्वभाव बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और प्यार रहा है। मैंने खेल में भी कभी उनकी खींच नहीं देखी। मैं बचपन से ही उनके साथ रहा हूँ और उन्होंने भी मेरे मन को कभी ठेस नहीं। मैंने प्रभु की कृपा और को भली-भांति देखा है। वे स्वयं खेल में हार कर जो है मुझे जिताते हैं। तो कुछ इस तरह से व्याख्या है ये। एंड इसकी विशेष की बात करें तो इन पंक्तियों में भरत राम के प्रति अन्योन्य प्रेम जो है अभिव्यक्त हुआ है। अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग देखने को मिला है हमें। माधुर्य गुण व अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। नीरज नयन तथा नेह जल में रूपक अलंकार है। दोहा चौपाई छंद है। पूरे पद में संगीतात्मक की छटा है। काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की जो छटा देखने को बनती है। तो ये कुछ इस तरह से आपका ये हो जाएगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या। नहीं, आपको ये इसका जो है काव्यांश की 100% व्याख्या करनी थी। ये हो जाएगा आपका। एंड नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर है जिसमें बोला गया है कि नहीं 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। जैसे ये चैप्टर देखें तो शेर कहानी में उद्धृत व्यंग को स्पष्ट करते हुए लेखक के उद्देश्यों का वर्णन करना है। तो शेर कहानी लेखक असगर वजाहत की कलम से निकली गई है, जिसमें वह विभिन्न रूपों में व्यंग का सही उपयोग करते हैं ताकि समाज को जागरूक करें और उन्हें जो है उसे अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करें। नीचे दिए गए प्रमुख प्रस्तुतिकरणों में लेखक के उद्देश्यों का वर्णन है, जैसे कि शेर प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा। ये कहानी एक शेर के माध्यम से भ्रष्टाचार हो गया, अन्याय और समाज में चल रही जो है दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों को प्रतिस्थानित करती है। लेखक व्यंग का सही उपयोग करके समस्याएं उजागर करते हैं। शेर व्यवस्था का प्रतीक है। लेखक यहाँ शेर को सत्ता और व्यवस्था के प्रतीक के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे साफ होता है कि सत्ता और व्यवस्था किस प्रकार से जनता को शोषित कर रही है। सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक कि उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसमें बताया गया है कि वक्तव्य से लेखक ये बता रहे हैं कि सत्ता तब तक अपनी अनूठी स्थिति बनाए रखती है जब तक लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। यह एक स्वराज्य प्रेमी समाज को जागरूक करने का प्रयास है। अगला पॉइंट है जनसाधारण को मूर्ख बनाकर उनका शोषण करने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य। लेखक इस वाक्य से सुझाव देते हैं कि समाज में सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को मूर्ख बनाना और उनका शोषण करना एक नापसंदीदा प्रवृत्ति है जिस पर व्यंग किया जा रहा है। उद्देश्य से बात करें हम तो लेखक जो असगर है वो वजाहत है, उन्होंने सुविधा भोगियों, सदम अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों को ढोंग पर प्रहार किया है। जन सामान्य को इन्होंने जागरूक किया है। इनका उद्देश्य क्या था? जो जनता है उनको जागरूक करना। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। शेर कहानी में उद्धृत जो व्यंग्य है वो स्पष्ट करना है आपको और उनके उद्देश्य क्या थे, तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन है आपका घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक के अभिप्राय को स्पष्ट करना है। घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का अभिप्राय निम्नलिखित हो सकता है। जैसे वह व्यक्ति का अपने कार्य पर पूर्ण ज्ञाता हो गया हो। जैसे क्या वह व्यक्ति अपने कार्य का पूर्ण ज्ञाता यानी अपने काम में क्या है वो सब कुछ जान गया है, वो कैसे काम करना है। यानी यदि कोई व्यक्ति घड़ी साजी का इम्तिहान पास करता है तो उससे ये सिद्ध हो सकता है कि वह अपने कार्य की पूर्ण ज्ञाता प्राप्त कर चुका है। यह संकेत हो सकता है कि उसने समय का सही उपयोग किया है और अपनी कठिनाई को पार करने में सक्षम है। ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है अर्थार्थ धर्म के रहस्य की पूरी जानकारी होगी। घड़ी साजी का इम्तिहान पास करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है जिससे व्यक्ति धर्म के रहस्य को समझने की पूरी क्षमता प्राप्त करता है। इसका मतलब हो सकता है कि उसने धार्मिक सिद्धांतों और उनकी अद्भुताओं को गहराई से समझा है। धर्म का इम्तिहान पास करना, यह अभिप्राय हो सकता है कि घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से व्यक्ति व्यक्ति ने अपने धर्म की पूरी तरह से समर्थन किया है और उसने अपने आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति क्या है अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि की है। धर्म के वास्तविक रूप को समझना चाहिए। इससे यह भी साबित हो सकता है कि व्यक्ति ने धर्म के वास्तविक रूप को समझा है और उसने उसका अध्ययन केवल रुचिकर नहीं बल्कि उसने क्या है अपने जीवन में भी उसको उतारा है। तो ये हो सकता है घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का अभिप्राय। तो ये आपके पॉइंट से कुछ इस तरह से। एंड देखिए मैंने एक्सप्लेन बहुत ज्यादा कर रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे 4-4 पॉइंट आपको लिख रखे हैं। आपकी जो है एक तरह से भूमिका निष्कर्ष कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, बल्कि ये ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो आपको देख लेना है उसके हिसाब से ही लिखना है। मैंने समझाने के लिए बहुत ज्यादा लिख रखा है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। बड़ी बहुरिया का संवाद संवाद जो है हरगोविंद सुना सकने में असमर्थ था। कथन के माध्यम से हरगोविंद की तत्कालीन स्थिति की विवेचना करनी। तो संवाद क्या है? सुना नहीं पाता है,
हरगोविंद किसको? बड़ी बहुरिया को। ठीक है, सॉरी, बड़ी बहुरिया का जो संवाद था हरगोविंद नहीं सुना पाता है। इसके बारे में अगर हम देखें तो ये इसलिए नहीं सुना पाता जिसमें कई रीजंस है। संवाद से बहुबुरिया को लाने की सोच, हरगोविंद ने सोचा कि अगर उसने जो है बहुरिया के साथ संवाद किया तो शायद वह लोग उसे बहुबुरिया को अपने यहाँ ले जाने में मदद करेंगे और उसकी प्रयासी भावना को दर्शाता है। बड़ी बहुरिया को गाँव की लक्ष्मी मानते थे, जिससे वो नहीं चाहते थे कि क्या है, गाँव की लक्ष्मी क्या है, गाँव से चली जाए। तो इनको ये भी एक बड़ी हानि लगती थी। बूढ़ी माता को बहुरिया की दशा बताना, उससे बचना। हरगोविंद ने यह भी समझा कि बूढ़ी माता को बहुरिया की सच्चाई से व्यतीत करना उचित नहीं है और उसने इससे बचने का प्रयास किया। बड़ी बहुरिया की रोजगार की चिंता, हरगोविंद ने विचार किया कि बड़ी बहुरिया को गाँव से बाहर कैसे जाने दिया जा सकता है। अगर दिया तो उन्हें क्या है, नौकरी मिल सकने और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। ठीक है? मतलब ताकि उन्हें उनकी नौकरी मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए भी नहीं सुनाया। एंड भावुक एंड जो है किंतर्व मूढ़, हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया के प्रति भावुक भावना रखता है और उसके प्रति अपना कर्तव्य महत्वपूर्ण समझता है। इससे कि इससे हम उसकी ईमानदारी को समझ सकते हैं, तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हो जाएगा जिसकी वजह से बड़ी बहुरिया का जो संवाद है हरगोविंद नहीं सुना सका। एंड ये पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा लिख रखे हैं, आप कोई 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या के लिए आ जाता है, तो मैंने आपको जो है नीचे वाला करके दिखाया है। कोई एक बालक बच गया, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर किस तरह जो है बालक जो है उसके ऊपर एक तरह से शिक्षा जो है थोपी जाती है। जब वो लड्डू माँगता है तो उससे पता चलता है कि बालक का बचपन अभी भी क्या है, जीवित है। ये वाला चैप्टर अगर आप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, संदर्भ जिससे पाठ अगर देखें तो बालक बच गया। लेखक कौन है? तो यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। प्रसंग आप देख सकते हैं, इन पंक्तियों में लेखक ने शिक्षा को जबरदस्ती बच्चे पर थोपने की प्रवृत्ति की तुलना सूखी लकड़ी व लड्डू मांगने की स्वाभाविकता की तुलना हरी लकड़ी से की है। व्याख्या अगर हम देखें तो बालक के लड्डू मांगने पर लेखक ने क्या है, राहत की सांस ली और पाया कि बच्चे में बचपन की स्वाभाविकता अभी भी शेष बची है। उसके द्वारा लड्डू की मांग वास्तव में जीवित और हरे पेड़ के पत्तों की जीवंत ध्वनि के समान है, जो सभी को संगीतमय लगती है, शांति और मधुरता का आभास देती है। जबकि बच्चे को कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर रटवाना सूखी लकड़ी की कर्कश चरमराहट ध्वनि के समान है, जिसकी चौखट बना दी जाती है और खड़खड़ाहट कानों को क्या है, चुभती है। विशेष की बात करें तो भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है। ठीक है, ये आप इजी लिख सकते हैं। भाषा अगर हम देखें, भाषा भंडार देखें तो तत्सम तद्भव उर्दू भाषा का जो है प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति है। शैली प्रभावमयी विचरात्मक, तो ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहता है आपका 14वां। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, जैसे 2 क्वेश्चन में से किसी एक का करना है आपको। सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, हारी बाजी बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। परीक्षा के समय को आधार मानकर सुरक्षा की सॉरी सूरदास की झोपड़ी का जो है पाठ क्या संदेश देता है? तो सूरदास के बारे में आप सभी जानते होंगे अगर आपने चैप्टर पढ़ा है। कभी ना हार मानने वाला व्यक्ति होता है वो, ठीक है? जब वो कभी जो है उसकी सोच मतलब ऐसी है कि वो कभी निराश भी नहीं होता है। उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे सूरदास देखेंगे, कभी ना हार मानने वाला दृढ़ निश्चयी आत्मविश्वासी व्यक्ति होता है। संदेश क्या-क्या दिया गया ये भी पूछा गया क्वेश्चन में। सूरदास की झोपड़ी जो पाठ है उसने क्या संदेश दिया? तो यहाँ पे है, निराशा में भी आशा का दामन ना छोड़ना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, शत प्रतिशत सफलता के लिए सदैव जो है सजग, सक्रिय, समर्पित होना चाहिए, हार जीत की भावना से ऊपर उठकर सतत प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये चीजें हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन भी है, आप इसे पढ़ सकते हो। बाकी आप इसे सब हेडिंग्स को ही पढ़ेंगे तो इससे आप पता चल जाएगा आपको लिखना क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन रहता है जो कि इसके अथवे में है, कोई एक करना था आपको। लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर तुलना जो है अपनी माँ की तुलना बतख से की है? तो किस जिस तरह जो है बतख अपने बच्चों को जो है जैसे पालती है, उसकी सुरक्षा करती है, उसकी जो है उसके साथ रहती है, उसका बहुत सारे उसकी सुरक्षा करती है दूसरे जानवरों से। उसी तरह क्या है, अपनी माँ की तुलना इस तरह की है कि उसकी भी माँ क्या है, उसको सुरक्षा करती है दूसरों से। ठीक है? उसकी जैसे बतख की माँ जो है बतख से प्यार करती है, उसी तरह उसकी भी माँ उससे प्यार करती है, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। जैसे समर्पण की भावना हो गई, माँ का निस्वार्थ प्रेम हो गया,
बिना किसी स्वार्थ के जो है माँ प्यार करती है बच्चों अपने बच्चों से, जिस तरह बतख के बच्चे भी प्यार करते हैं। तो इससे कंपेयर किया है। बच्चों की सुरक्षा के प्रति अतिशय सजगता, हमेशा सजग रहती है बच्चों की सुरक्षा में। बतख का माँ के समान ममतामयी और वात्सल्यपूर्ण स्वभाव। तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये चीज़ें आप लिख सकते हो खुद भी। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर जो है अपनी माँ की तुलना बतख से की है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा एंड ये लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह आपका हिंदी का जो हम पेपर डिस्कस कर रहे थे, ये पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एंड ये था आपका पूरा पेपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे लाइक का बटन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। नीचे राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो सब्सक्राइब का बटन है, आप उससे अगर आप नए हैं तो आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। जब भी हम कोई नई वीडियोस डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। बाकी यही था आज का वीडियो। कोई भी डाउट होता है तो आप जो है इंस्टाग्राम पे कमेंट्स कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जरूर देख लेना। बाकी ये आपका हिंदी का पूरा पेपर था जो हमने डिस्कस किया। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।